अब हम लोग प्रियम्बल में आते हैं। थोड़ा प्रियम्बल जल्दी हो जाएगा, जल्दी करना भी है कि कितना प्रियम्बल याद करोगे तुम लोग, लेकिन ये जरूर है कि प्रियम्बल आपका इसमें भी लिखा गया होगा, किसमें, क्लास में पढ़ाया गया होगा, आपके नोट्स में भी होगा। मार्क कर लो यहां पे, रट जाना है, इसको रट जाना है, प्रियम्बल याद होना चाहिए। इंटरव्यू में के समय भी आपको प्रियम्बल बोलेगा, खट खट कोई दिक्कत नहीं है, मतलब शब्द बाय शब्द आपको रटा होना चाहिए। आप प्रियम्बल का यूज इससे में करते हो, प्रियम्बल का यूज आप आंसर राइटिंग में करते हो, प्रियम्बल से प्रीलिम्स में सवाल पूछता है ना। प्रियम्बल है क्या, आपका आईडी कार्ड है। आप जिस देश के नागरिक हो वहाँ का नागरिक को क्या क्या अधिकार, कैसा शासन व्यवस्था है। अगर संविधान का मुख्य भाग खोल के बताऊं, गए अमेरिका, बोले आईडी कार्ड दिखाओ, किस देश से आए हो, तो प्रियम्बल, मतलब ये इसका मतलब तुम्हारा आईडी कार्ड, अपने देश का आईडी कार्ड दिखाओ, प्रियम्बल है। प्रियम्बल से मालूम चलता है कि भाई कैसा देश है वो, क्या राजतंत्र है, क्या धर्मतंत्र है, लोगों के लिए क्या सोचता है वो देश, सब क्या है, पहचान पत्र है आपके देश का। समझ में आ रहा है। प्रियम्बल क्या है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, याद है आप लोगों को, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को कौन सा न्याय, राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कौन सी स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, कौन सी समता की बात है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और कौन से बंधुत्व की बात है, उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, ऐसे नहीं दृढ़ संकल्प होकर, है ना, संविधान सभा में तारीख दे दिया गया है कि जिस दिन हम लोगों ने क्या किया है, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित, अपने आप को ही अर्पित किए। हम भारत के लोग अपने आप को खुद अर्पित किए हैं, उसी दिन अधिनियमित किए हैं। किस दिन ये प्रस्तावना संविधान अधिनियमित हुई है, कानून की तरह पास हुई है, 26 नवंबर। देखो अभी भी कानून, इसे ध्यान दो कि संसद से पास होती है, वो तब तक पास होने मात्र से ही वो लागू नहीं हो जाती है। कार्यपालिका अधिसूचना जारी कर, राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके उसको लागू करती है। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार कानून की तरह पास हो गया ये संविधान 26 नवंबर को ही। लागू कब हुआ, 26 जनवरी। कुछ समझ में आ रहा है। अब इसमें 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। प्रियम्बल के 3 पार्ट। पहले पार्ट में क्या है, भारत की प्रकृति कैसी होगी, शासन व्यवस्था की प्रकृति, नेचर कैसा होगा, वो बताया गया है। क्या संविधान लागू के साथ ही ये प्राप्त कर लिया गया, ये प्राप्त कर लिया गया। संविधान लागू हुआ, हम लोग क्या बन गए, संप्रभु। क्या हम लोग संप्रभु बनना है, उद्देश्य है हमारा, बन गए। कब, 26 जनवरी। क्या समाजवादी तो खैर बाद में ऐड किया गया, पंथ निरपेक्षता बाद में ऐड किया गया, लोकतंत्र बन गए 26, बिल्कुल। क्या हमें उद्देश्य है हमारा, नहीं। गणराज्य बन गए, बिल्कुल, ये हम प्राप्त उसी दिन कर लिए। ठीक है, ये क्या है, दूसरा भाग उद्देश्य है आपका, जो आपको प्राप्त करना है, इस रास्ते से इस पे जाना है, ये प्राप्त करना आपका लक्ष्य है। क्या क्या लक्ष्य है, न्याय, न्याय कहां से लिया गया, रूसी क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता, समता या बंधुत्व कहां से लिया गया, फ्रांस की क्रांति के आदर्शों से। ये त्रिमूर्ति बोला जाता है ना, एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आप सोचोगे कि समानता ना रहे, स्वतंत्रता से ही काम चल जाएगा, काम ही नहीं चलेगा। आपको पूरा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है पूरे देश में, समानता नहीं है, तो क्या होता है, 100 रुपए के दारू पे
लोग बोझ दे देते हैं, या फिर 500 रुपये, भाई जो वास्तविकता है। तो इसी चीज का यही डर डॉक्टर अंबेडकर ने बताया था कि आप समानता के बिना स्वतंत्रता कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार से स्वतंत्रता के बिना समानता का मूल्य नहीं है। मालूम चला पूरा समानता सबको समतलीकरण कर दिए और स्वतंत्रता दिए ही नहीं, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है ना, सब एक ही ड्रेस में आएगा, एक ही तरीके से चलेगा, समानता है भाई, जो कम्युनिस्ट देशों में हुआ, बर्बाद हो गया कि नहीं। तो तीसरा भाग क्या है, जिस दिन ये संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, वो तिथि का नाम है। कुछ समझ में आ रहा है? संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है वो बता दिया गया है कि हम भैया अपना डिसीजन लेने में हम पे कोई बोलेगा नहीं, हम लोग अपना डिसीजन खुद लेंगे, हम लोग संप्रभु हैं, आंतरिक और बाहरी राज्यों, स्वतंत्र देश हैं, डोमिनियन देश भी नहीं है, उपनिवेश नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और इसमें राष्ट्रमंडल की सदस्यता संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। क्यों? अपने मर्जी से गए हैं, और ज्यादा गुस्सा दिलाओगे अपने मर्जी से निकल लेंगे, है ना। लोकतांत्रिक लोकतंत्र हैं हम लोग। कैसा लोकतंत्र हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं। अप्रत्यक्ष लोक देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में हम लोग अपनी शक्ति प्रतिनिधि को दे देते हैं, प्रतिनिधि फिर हमारा वोट, मजाक कर रहे हैं, प्रतिनिधि हमारे लिए काम करती है। तो प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र हैं हम लोग। चलिए अच्छी बात है। कुछ घोषणाएं हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, समय पर हर नियतकालिक चुनाव, लोकतंत्र के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है नियतकालिक चुनाव। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र सब मतलब आप सिर्फ लोकतंत्र का मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र की बात है। हर प्रकार के राजनीतिक लोकतंत्र हमारे जो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हमें भविष्य में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र प्राप्त करना है। परिवार में लोकतंत्र चाहिए। कैसे? डिसीजन मेकिंग में अपने पिताजी के साथ माँ का भी रोल चाहिए। हमारा भी, अगर वयस्क हो गए हैं तो हमारा भी रोल चाहिए, है ना भाई। वही हुआ ना लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र। समाज का पार्ट है परिवार। जिससे हमको शादी करनी है तो घर पे बोलें तो कमरा में लॉक ना कर दिया जाए, है ना, हमारी बात सुनी जाए, विचार विमर्श हो, उसके बाद जो डिसीजन हो, मोबाइल ना छीन लिया जाए। क्या जो गणतंत्र है ना, देखिए गणतंत्र, ये लोकतंत्र दो प्रकार के हैं। एक तो भैया राजशाही वाला लोकतंत्र, जैसे यूके, जापान, है ना। कनाडा कैसा है? उसका राजा कौन है कनाडा का? जो ब्रिटेन की रानी है, तो भी वही है राजशाही वाला। तुमने देखा होगा कि भाई जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का भी नाम सुना है? कौन? कहाँ सुना है? कनाडा का कौन है राष्ट्रपति? अरे प्रधानमंत्री का नाम सुना है, राष्ट्रपति का नाम सुना है? उसका राष्ट्रपति वही है राजा, कौन? नाम मात्र का, ब्रिटेन की प्रधान, वो जो राजा या रानी है। एक राजशाही वाला है, जो जैसे ब्रिटेन की महारानी है। ठीक है। गणतंत्र में क्या होता है? क्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रमुख को चुना जाता है? भारत में प्रत्यक्ष रूप से हम राष्ट्रपति को चुनते हैं कि परोक्ष रूप से? परोक्ष रूप से, है ना। अमेरिका में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से? प्रत्यक्ष रूप से। राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति में नहीं, जनता में निहित होती है, और कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता है। ठीक है। जैसे ही आप राष्ट्रपति पद के लिए भाई कोई बन सकता है, इसका मतलब ही है कि कोई विशेषाधिकार, लेकिन ब्रिटेन में विशेषाधिकार है कि भाई उसी राजवंश का बंदा प्रमुख बनेगा। इसलिए गणतंत्र नहीं है, क्या है? सिर्फ लोकतंत्र है। कैसे न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात करोगे, सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति, धर्म, इस सब के आधार पे, है ना। आर्थिक न्याय, धन और संपत्ति का असमानता को दूर करना। कुछ व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया है और कुछ व्यक्ति बेचारा सड़क पे सो रहा है, तो ये आर्थिक न्याय नहीं है कि नहीं? आजकल देख तो एक ही शादी का चर्चा चल रहा है आजकल। फिर राजनीतिक न्याय, तो भाई
जो राजनीतिक आप अधिकार है या राजनीतिक कार्यालयों में सभी का पहुंच हो, है ना, कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ना हो, सबको बराबर अधिकार है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति बोला जाता है, एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता, व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति, है ना, व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। यहीं से आपको प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया था, लिबर्टी का क्या मतलब है, ठीक है। वो सारी जो आप पे प्रतिबंध हटा लेना, मतलब प्रतिबंध ना लगाना बाह्य शक्ति के द्वारा, ताकि व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके। विचार अभिव्यक्ति सबकी स्वतंत्रता की बात की गई, ठीक है। समता, कैसी समता बोला है? कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सब चीज आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा। स्थिति और अवसर की समता, संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर पूर्ण नहीं बल्कि शर्तयुक्त समता। स्वतंत्रता भी शर्तयुक्त, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ही नहीं गाली देना, है ना, उसमें कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन लगाएगा। उसी तरीके से समता में युक्तियुक्त कुछ शर्त लग सकता है। कहते हैं हम समानता की बात, लेकिन आरक्षण भी है, क्योंकि सकारात्मक भेदभाव कर रहे हैं, तो एक शर्त है ना। समता के 3 आयाम हैं। आपको देखिए, नागरिक जो 14 से 18 तक समता का अधिकार है, राजनीतिक है 325 और 326। 325 के तहत क्या है कि भाई किसी व्यक्ति को जो वोट डालने के लिए अपात्र मतदाता सूची से बाहर नहीं कर सकते हो, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पे। और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पे होंगे, मतलब राजनीतिक समता की बात है। आर्थिक की बात क्या है? आर्टिकल 39, मतलब जो धन का जो बहुत संकेंद्रण है उसको कम करना है, आर्थिक समता की बात है। बहुत बार आर्थिक न्याय, समता सब लगभग एक ही चीज हो जाता है। बंधुत्व, भाईचारे की भावना, है ना, राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित रहे। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? बेरुवारीवाद में आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद उसमें बोला गया कि भाग है, करो संशोधन जो करना है। बस गणतंत्र शब्द नहीं हटा सकते हो, लोकतंत्र शब्द नहीं हटा सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया। अभी LIC ऑफ इंडिया, ये सब वाद आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। बेरुवारीवाद और केशवानंद भारतीवाद इंपॉर्टेंट है। क्या प्रस्तावना या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? जितना मर्जी करो। एक संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। कितने शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवाद का मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों पर का सह अस्तित्व हो, है ना। जैसे ही तुम सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र बोलोगे तो साम्यवाद हो जाएगा, सिर्फ निजी क्षेत्र बोलोगे तो पूंजीवाद हो जाएगा। भारत हमेशा मध्यम मार्ग लिया है। समाजवाद के साथ ही वो लोकतंत्र भी आता है, साम्यवाद लोकतंत्र नहीं है। गांधीवादी समाजवाद की ओर हमारा झुकाव है। समाजवाद नीति निर्देशक तत्व में हम लोग देख सकते हैं। पंथ निरपेक्ष एक सकारात्मक अवधारणा है भारत में। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और साथ में धर्म से अलगाव की बात नहीं है, सभी धर्मों से समान दूरी की बात है। 25 से 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता है। 25 में क्या है कि आपको अपना जो भी धर्म मानना है, जो भी उपासना पद्धति अपनाना है, लेकिन हम क्या नास्तिक बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बने, कौन रोकने वाला है? अनुच्छेद 25 का पाठ है, आप कोई भी धर्म ना मानो, है ना, हम कोई ईश्वर ना माने किसी भी। अच्छा, ये पंथ निरपेक्ष शब्द क्यों यूज किया गया, धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं किया गया? 2 कारण है। एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि भाई हिंदू धर्म है, इसके भी अनेक पंथ हैं। भाई हम हो सकते हैं आर्य समाजी हों, तो हम उसमें मूर्ति पूजा नहीं होती, हम नहीं करेंगे, फायर पूजा करेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे मंदिर घंटी नहीं बजाएंगे, हम गोल गोल घूम के जाएंगे, मेरा यही पंथ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही तो खूबसूरती है। उसके बाद अखंडता शब्द को क्या बोला गया है कि भाई राष्ट्र का जो ऐसा बंधुता बढ़ाना ताकि मतलब देश में एकता सुनिश्चित रहे, ठीक है।
राष्ट्र की अभिन्न संरचना की भावना को बढ़ावा देना, जिससे विविध जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, भाषा, लिंग, विचारधारा आदि शामिल हो। तो अखंडता को बाद में जोड़ा गया, आपको बताया ही। इसका महत्व क्या है? संविधान की आत्मा है, संविधान का क्या है? दर्शन है। कुछ भी बोल दो, सब अच्छी बात है इसके लिए। संविधान का आईडी कार्ड है, पहचान पत्र है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, जो पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर आप बता रहे थे ना, हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसी के अनुरूप है, उसी को प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। ठीक है, ये चीज हम आपको बता चुके हैं कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच भारत की स्थिति क्या थी। तो ये भारत की राजनीतिक स्थिति ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों में एक डोमिनियन की थी। तो पूछा जा सकता है फंसाने के लिए, देखो 15 अगस्त 1947 से पहले क्या थी? भारत गुलाम था, उपनिवेश था। उसके बाद डोमिनियन बना, जब तक संविधान लागू ना हो। उसके बाद क्या हुआ? संप्रभु देश बना। आपसे पूछेगा कि भारत कभी डोमिनियन बना? बिल्कुल बना, 2-3 साल के लिए। लोगों को नहीं पता है, हमें ध्यान नहीं रहता है। क्या हम कभी डोमिनियन का मांग कर रहे थे? कब? हाँ, क्रिप्स कहाँ? उसमें तो हम लोग मांग कर रहे थे आजाद करो। हाँ, नेहरू, उससे पहले डोमिनियन कब? जब नरम दल ये सब था, तो जो मैं बोल क्या रहा था, जो 1905-1909 के बीच में जो आंदोलन ये सब हो रहा था, आपको इसमें क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता की बात थी। जो होम रूल लीग में डोमिनियन की बात थी, डोमिनियन स्टेटस, है ना, वही जैसा कनाडा था। तो मांग कर रहे थे, बोला लो। लेकिन 47 के बाद वो भी अल्पकालीन, अच्छी बात है, फिर आजाद हो गए। ठीक है, लोकतंत्र के 2 प्रकार हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपको कहीं पे अच्छे से मिलेगा नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वशक्ति का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार है, संसदीय और राष्ट्रपति। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जैसे स्विट्जरलैंड में है, आपको बताना भूल गया कि स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था है। तो जब छोटा सा देश है, छोटी आबादी है, लेकिन रखा है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था है तो क्या वहां लिखित संविधान होगा? है। पर ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता कैसे है? 3-4 टूल हैं उसके पास। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो हम लोग को पता है भैया, टूल क्या है? संसद में जाएगा, वहां कानून। यहाँ लेकिन इतनी सारी जनता है, कैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र चला पाएगी? तो इसके तहत एक प्रस्तावित कानून को, जो रेफरेंडम जो कॉन्सेप्ट है, प्रस्तावित कानून को, इंग्लिश वर्ड ही याद कीजिए, हिंदी में तो पगला जाएंगे आप। ठीक है, प्रस्तावित कानून को मतदाताओं के प्रत्यक्ष वोटों के माध्यम से उनकी स्वीकृति के लिए उनके पास भेजा जाता है। कोई कानून है तो पहले मतदाता के बीच भेजा जाएगा कि आप स्वीकृति देते हैं। मतदाता एक दिन में, ये भी होता है कि एक जगह जाके उसके पक्ष में और विपक्ष में वोट देता है, तो बोला हाँ भाई इसको समर्थन देते हैं, तो पास हो जाएगा कानून। तो इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंडम, है ना। दूसरा क्या है? रिकॉल। भारत में बहुत मांग है कि आपका प्रतिनिधि, वहां भी 100% प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, उसका जो कुछ प्रतिनिधि या कुछ जो वहां के ब्यूरोक्रेट्स अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसको भाई हटाओ। तो राइट टू रिकॉल का कॉन्सेप्ट है कि अधिकारी को उसके कार्यकाल के पहले ही वापस बुला सकता है वोट डाल के। पहल, इनिशिएटिव, क्या आप चाहेंगी तो संसद में जाके और विधेयक पेश कर सकती हैं? नहीं, कैसे करोगे भाई? पेपर में लिख दो कि लाओ विधेयक, ये सब, लेकिन संसद में पेश कर दोगी क्या? गिरफ्तार हो जाओगे, जैसे अभी हुआ है ना। यहाँ वहां की जनता कोई कानून बनाने के लिए विधेयक का प्रस्ताव दे सकता है, पेश कर सकता है। जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, कोई बहुत लोक महत्व की बात हो, बहुत बड़ी बात हो, उसमें किसी मुद्दे पर लोगों की राय ली जाती है। बहुत सारे लोग रेफरेंडम और जनमत संग्रह में कंफ्यूज हो जाते हैं। रेफरेंडम जो है ये कानून के संबंध में है, लेकिन कोई क्षेत्र स्विट्जरलैंड से अलग हो क्या, तो भाई वहां प्लेबिसाइट
साइट होगा। बहुत सारे लोग डिमांड करते थे कि भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ये कर दो, कुछ अलगाववादी देश, अलगाववादी समूह, उग्रवादी समूह, कि भाई नागालैंड में प्लेबिसाइट कराओ। तुम बोलते हो भारत का भाग है। भारत का एक ही पक्ष है कि हमारा संविधान ही, सरकार संविधान से बनी है, जो संविधान बोलेगा वही काम करेंगे। संविधान में कहीं प्लेबिसाइट और रेफरेंडम शब्द ही नहीं है, तो क्यों करें? क्योंकि हम लोग क्या हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं। हाँ, जो ही नहीं है, जो ही नहीं है प्रत्यक्ष। देखिए, जैसे आपको जो ये क्षेत्र था अभी 100वां संविधान संशोधन में, भारत के कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया गया, बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र भारत लिए। तो कैसे हुआ? संविधान संशोधन। आपके जो प्रतिनिधि हैं वो संसद में संविधान संशोधन किए। अगर ऐसा होता कि अगर कोई क्षेत्र को देना है तो हमें रेफरेंडम कराना है, अगर संविधान में होता तो जैसे हम लोग वोट करते हैं, वापस वोट करते। यूके में रेफरेंडम हुआ था कि नहीं, कि भाई जो ईयू से जो ब्रिक्जिट बोलते हो, और हो गया। तो बड़ा देश है, 5-6 करोड़ आबादी है उसकी, तो कोई इसमें नियम नहीं है, और 100% कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं होता है ना भाई। वहां भी कोई एक बेसिक सदन होगा, वहां भी आपके प्रतिनिधि ही आप पे शासन कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे टूल होते हैं जो प्रत्यक्ष, जैसे भारत में क्या 100% अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? कैसे प्रत्यक्ष कहाँ है फिर? स्थानीय निकाय में झलक दिखती है। ग्राम सभा में कौन बैठता है? तुम्हारे प्रतिनिधि, तुम बैठते हो, तुम मतदाता हो, तुम बैठते हो, और बैठ के ग्राम सभा में डिसीजन लेते हो। तो शुरुआत तो हम लोग किया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक झलक दिखता है। तो क्या 100% हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र? नहीं, नो डाउट अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम लोग थोड़ा सा लाने का प्रयास, सॉरी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र थोड़ा लाने का प्रयास किए। पेशा एक्ट में ग्राम सभा को इतना अधिकार है कि भाई यहाँ पे तुम ये कर सकते हो, सब ग्राम सभा डिसाइड करती है। क्या है? प्रत्यक्ष। लेकिन जब यहाँ पे रोज बनेगा कि नहीं, ये बनेगा कि नहीं, तुम डिसाइड करते हो? नहीं, तुम्हारा प्रतिनिधि डिसाइड। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कुछ समझ में आ रहा है? तो भारत में 73वां 74वां संविधान संशोधन द्वारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक झलक लाया गया है। 100% नहीं, उसमें भी तो कुछ प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन ग्राम सभा के स्तर पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ में आया? भागना चाह रहे हो क्या? तो एक और देख लो। देखिए, एकता का अखंडता का जस्ट जो वर्ड है, अखंडता जब जोड़ा गया तो अखंडता शब्द से दिखता है कि कोई खंड करने का प्रयास कर रहा है ना। देखिए, जब उसका कंटेक्स्ट भी समझिए, जब उस समय इमरजेंसी का सिचुएशन था, विद्रोह चल रहा था, विद्रोह का मतलब सरकार के खिलाफ, है ना। तो आपके देश का खंडन ना हो, कोई क्षेत्र अलग ना हो। और एकता शब्द जब आप लोगे, बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। एकता का मतलब है कि जो पहले से ही एक है उसमें और एकता हो, जाति के आधार पे, इसके आधार पे विभेद ना हो, एकता हो, लोग अपना जाति ये सब भूल भाल के क्या करें, एक हो जाए। ठीक है। तो आपको देखिए इन जनरल जो यहाँ पे जीएस में ये सब शब्द एक दूसरे के लिए यूज किया जाता है। तो आपको सवाल भी ऐसा पूछेगा जो आप आसानी से कर सकते हो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हो। ठीक है। नहीं समझे, बात नहीं समझे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अखंडता देखिए दोनों में दोनों चीज है। एकता में तो इन जनरल अमूर्तता ज्यादा है, लोगों के बीच जो वैल्यू सिस्टम है उसमें उसकी ज्यादा बात करता है। अखंडता में नो डाउट ज्यादा जो हमारे दिमाग में इंप्रेशन आता है वो ज्योग्राफिकल रीजन से आता है। लेकिन अखंडता में वो भी है कि आपस के भावना में खंडन ना हो, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे एक दूसरे को बांट रहे, वो भी अखंडता है, वो है ना। वो ना बांटे, वही क्या है, अखंडता है। इसके बाद भारत उसका
राज्य। क्या संप्रभुता समाप्त हो गया? राज्य का जो पहला भाग्य था, आज ही सुबह मतलब 5 बजे बताए हैं, राज्य के 4 5 बताया था मैंने, तो उसमें संप्रभुता वाला प्रस्तावना समाप्त हुआ, मतलब संप्रभुता समाप्त। अगला क्या था? राज्य का एक निश्चित क्षेत्र होगा, भाग 1। अब संविधान शुरू हो रहा है। क्या प्रस्तावना पढ़ा रहे थे, संविधान शुरू नहीं हुआ था? संविधान का एक भाग है भैया, ये मत बोल देना, है ना, नहीं तो केशवानंद भारती के निर्णय देने वाले गुस्सा हो जाएंगे। संविधान का भाग बनाए हैं, और संघ और उसका राज क्षेत्र। कौन सा भाग है? भाग 1। कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का बोला जा रहा था इंडिया नहीं, अब भारत बोलो। तो क्या बताओ, भारत का नाम जो है संविधान में इंडिया लिखा हुआ है, हाँ भाई, इंडिया और भारत दोनों है। तो क्या, हाँ हाँ, भारत दैट इज इंडिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों बराबर है। देखो अब ऐसे तुम, खैर इस बड़ा ओपिनियन बेस्ड चीज है, इसमें कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये समझिए कि ऐसे तो हर चीज आप, जूता, कपड़ा, ब्लेजर, है ना, अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी 1 इंग्लिश में लिखा हुआ है, आईपैड, मोबाइल, ठीक है ना। अब है पहला अनुच्छेद, क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये फेडरल ऑफ स्टेट्स नहीं है। फेडरल शब्द क्या संविधान में है? नहीं। तो ये जो संघ है, संघ से संघवाद मत समझना, फेडरलिज्म, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आप लोग नोट्स क्यों बना रहे, तो मिल जाएगा ना आपको, है आपके पास? नहीं नहीं नहीं, वो इसको देख के तो मुझे लगा कि ओके ओके, जस्ट ठीक है ठीक है, मैं मतलब ओवरऑल मत नहीं छापना है ऐसे तो आपको। और नेक्स्ट क्यूआरएम क्लास में बेटर होगा कि क्यूआरएम मटेरियल लेके आइए, ताकि वहीं पे लिख सकें, है ना, जैसे ये नहीं लिख रही हैं, है ना। तो तो राज्य और उसके राज क्षेत्र वे होंगे जिनका पहली अनुसूची में साफ तौर पर उल्लेख है। संविधान का जब अनुच्छेद खत्म होता है तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और 9वां अनुसूची 1951 में पहला संविधान संशोधन जो आज बताए हम। उसके बाद 10वां दल बदल, 11वां पंचायती राज के संबंध में विषय, 12वां नगर पंचायत मतलब नगर निगम के संबंध में, निगम गलत बात बोल रहे हैं, नगर स्थानीय निकाय के संबंध में, शहरी स्थानीय निकाय के संबंध में विषय, है ना। तो अनुसूचियां बनाई गई हैं, अनुसूची 1 2 3 4 5 ऐसे करके। क्यों ये बनाई गई अनुसूची? क्या है अनुसूची? ये क्या बला है भाई, आजकल ठीक ठाक लिख रहे थे, बाद में तुमने, आप लोग विजन का हिंदी का फॉलो करते हो यूट्यूब चैनल? हाँ, नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल मतलब उसी में डेली न्यूज आता है, तो उसमें आपको एक कार्यक्रम आता है संवाद, ठीक है, ये देख रहे हो ना, इसको करना है सब्सक्राइब, है ना। और इसमें जब आप प्ले लिस्ट में जाओगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छे अच्छे लोग इसमें दिख रहे हैं, शशि सर सिलेक्टेड भी हैं, तो जो है बड़ा रिसर्च करके बनाया जाता है आप ही के लिए। ये देखो केशवानंद भारती का मैंने ही किया था, 50 साल पूरे हुए हैं, है ना, तो उसमें चूंकि इम्पोर्टेंट है, डिटेल में है, आपको मिल जाएगा। देखिए 9वीं अनुसूची पे एक ये मैंने संवाद कार्यक्रम किया है आपके लिए, 9वीं अनुसूची पे। अब इसमें क्या है कि आपको अनुसूची समझाएं, अगर ये आप देखे होते तो आपको अनुसूची पता होता, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है अनुसूची, ठीक है। एक्चुअली हमको अपने आप को दिखाना था, खैर मजाक कर रहा हूँ। आपको पाथ समझ में आ गया है ना, कि कहाँ पे पाथ है। उसी तरीके से एक देश एक चुनाव, ऊपर देखिए सोना मैम का कितना अच्छा है, भारत में तीसरी अर्थव्यवस्था, ये
बहुत बढ़िया से बनता है, इसको देखिए जरूर। तो अनुसूची इसी में मैंने समझाया क्या है, होता है अनुसूची। अब समझो बात को कि अब ऐसे एग्जांपल से समझो कि एक आर्टिकल है, उसमें बताया गया है कि इस विषय पे कानून संसद बनाएगा, इस विषय पे कानून राज्य बनाएगा, इस विषय पे भाई दोनों बना सकता है, ऐसे है। और विषय कितने हैं? सिर्फ संघ सूची में कितने हैं? 90 से ज्यादा, राष्ट्र सूची में 60। और मूल जो अनुच्छेद है वहीं पे अगर वो विषय लिख दिया जाए तो कितना खराब हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, पढ़ने में कितना दिक्कत होगा भाई। अनुसूची 9 में क्या है? आर्टिकल 31B बनाया गया, उसमें लिख दिया गया कि अनुसूची 9 में जो भी कानून डाला जाएगा उस कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। अब अगर ये अनुसूची नहीं बनाया जाता, बोलता कि निम्न कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, टोटल कानून 284 डाला गया है। तो जितना मोटा संविधान है वो कानून लिखने में ही चला जाता। ऐसा नहीं है अनुसूची में पूरा कानून लिखा हुआ है, लेकिन आसानी हो जाए, यहां अगर लिख दिया जाता कितना दिक्कत होता है ना। तो अनुसूचियां इसलिए बनाई गई हैं कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना होता है, डिटेलिंग करना होता है। कहां पे है? लिख दिया गया कि भाई दल बदल, तो अनुसूची 10 में है, अब वहां पे पूरा कानून ही डाल दिया गया। जब देखोगे तो अब कानून अगर संविधान के अंदर ही, मूल आर्टिकल के अंदर ही लिखता तो कितना दिक्कत हो जाता, हाँ या ना। यही इसलिए अनुसूची बनाया गया, ठीक है। अब पहली अनुसूची में जब जाओगे, आपको जाना नहीं है, हम समझा रहे हैं, तो पूरा दिया हुआ है कानून के साथ कि कौन राज्य का कितना क्षेत्र है, पूरा डिटेल में, पगला जाओगे पढ़ते पढ़ते, इतना है। ब्रिटिश राज्य का जो समझौता वो सब दिया हुआ है, समझ रहे हो बात। तो पहली अनुसूची में जो आपको लिखा हुआ है उसी प्रकार से भारत का राज्य क्षेत्र होगा, राज्यों का राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र में, भारत का राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा? राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, है ना। और भविष्य में जो भारत चाहे युद्ध के माध्यम से या फिर वो कोई खुद विलय होना चाह रहा है, सिक्किम टाइप का, युद्ध के माध्यम से गोवा टाइप का, भाई लिए ना हम लोग गोवा को, ऑपरेशन पोलो बोलते हैं, पोलो उसी के संदर्भ में है कि हैदराबाद, हैदराबाद माफ कीजिएगा गलत शब्द यूज कर दिए। तो ये अन्य भविष्य में आएंगे। तो ये बताइए कि यूनियन ऑफ स्टेट्स वो बड़ा है या भारत का राज्य क्षेत्र? यूनियन ऑफ स्टेट्स यही है एक्स, ये वाई, ये जेड, ये भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, भारत का राज्य क्षेत्र है ये। तो इसीलिए यूनियन ऑफ इंडिया, जो स्टेट्स है, भारत का राज्य क्षेत्र व्यापक अभिव्यक्ति है किससे? प्रीलिम्स में सवाल पूछ सकता है, यूनियन ऑफ इंडिया से, क्योंकि यूनियन में क्या आ रहा है? केवल राज्य। क्यों यूनियन शब्द यूज किया गया, फेडरल शब्द क्यों नहीं यूज किया गया? अमेरिका क्या है? फेडरल है ना। तो क्योंकि भारत संघ, अमेरिकी संघ की तरह कोई समझौते का परिणाम नहीं है, राज्य आपस में समझौता नहीं किए हैं, है ना। तो बस राज्य को समझ जाओ, लगभग प्रशासनिक दृष्टिकोण से बांटा गया है। भाई भाषा वाला एक तुम लो, एक भाषा तुम लो, है ना। और देखा हिंदी वाला बोला कि बहुत पूरा नॉर्थ इंडिया एक ही राज्य हो जाए, चलो प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसको और बांट दो। कोई राज्य की ज्यादा औकात सीमा के और क्षेत्र के आधार पे नहीं है, इसलिए यूनियन शब्द, क्योंकि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई शक्ति नहीं है। आदर्श रूप में जहां फेडरलिज्म होता है वहां समझौते के आधार पे आया है, उसमें ये भी रहेगा कि ये कंडीशन होगा तब निकल जाएंगे समझौता से। समझौता में हो सकता है ऐसा, भारत में वो सब नहीं है, कोई समझौता नहीं, ठीक है। अनुच्छेद 2 किसके संदर्भ में है? कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर का कोई स्थान हो या राज्य क्षेत्र हो, वो बोल रहा है कि हमको भी मिला लो, चीन परेशान कर रहा है, ठीक है आ जाओ सिक्किम। तो सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया गया।
गोवा पे आक्रमण करके पुर्तगाली को भगा के यहाँ गोवा को, तो चूंकि भारत जब बना था, जब संविधान लागू हुआ था, उसमें गोवा आपका पार्ट था क्या? बाद में उसको लिए हैं। तो बाद में उसको लिए हैं तो क्या होगा, आर्टिकल 2 यूज किए होंगे। जब एक बार जीत गए तो आर्टिकल 2 यूज करके उसको अपना राज्य या यूटी बना लिए। तो लिखा हुआ है साफ साफ कि आर्टिकल 2 उसमें यूज होता है जो भारत का संघ का हिस्सा नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल 3 सबसे इंपॉर्टेंट, नए राज्य का निर्माण करना है। बिहार से झारखंड को अलग करना है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करना है, दो राज्यों के मिला के एक राज्य बनाना है, राज्य का नाम बदलना है ना? राज्य का नाम कहीं बदला है भारत में? हाँ वो हुआ। और उत्तराखंड का नाम पहले कुछ और था, उत्तरांचल, उसको उत्तराखंड किया गया। लगता भी खंड की तरह नहीं, ठीक है? उसी प्रकार से किसी का सीमा बदलना है, सब किससे होगा? आर्टिकल 3 से होगा। और आर्टिकल 3 से जब होगा तो इसमें साधारण बहुमत से होगा। कंडीशन यही है कि ये जो दो शर्त लागू है, एक तो ऐसा कोई भी जो विधेयक है, प्रस्ताव है, वो विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होगा। राष्ट्रपति अनुमति देने के पहले राज्य को भेज देता है, ए राज्य नाम बदलना चाहते हो? तो वो लोग बोला कि नहीं हम नहीं बदलना चाहते हैं, तो उसकी बात बाध्यकारी नहीं है, ठीक है? लेकिन राष्ट्रपति उसको एक समय देता है। जरूरी है कि 6 महीना नहीं, राष्ट्रपति समय सीमा निर्धारित करेगा। अगर राज्य बोलेगा कि 2 महीना और दीजिए, ठीक है ले लो। ना तो राष्ट्रपति पे उसका जो परामर्श बाध्यकारी है, ना ही संसद पे। तो राज्य अपना जो भी अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लोग भूल जाते हैं। अगर बिहार को 2 टुकड़ा करना है, किया भी गया, बिहार और झारखंड, बिहारियों को बहुत दिक्कत है इस बात, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा है। तो बिहार को 2 टुकड़ा किया गया, मान लो और 2 टुकड़ा करना है, ऊपर मिथिलांचल अलग, नीचे गंगा के नीचे मगध। कोई है बिहार का यहाँ? अरे बाप रे। तो मगध, मगधी वाला एरिया अलग, भाई 2 पार्ट में गंगा डिवाइड करती है। अब ये संसद में पेश हुआ विधेयक, तो राष्ट्रपति पहले कहां भेजेगा? राज्य के विधानसभा को। किसको भेजेगा? इसीलिए इसको पढ़िए। अपनी सिफारिश से पहले राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य विधान मंडल, इसको घेरिए, स्टार मार्क कीजिए, विधान मंडल को भेजेगा। मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों को जाएगा। लोग कंफ्यूज रहते हैं विधानसभा, नो डाउट वो तो परिषद को ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जहां पे विधान परिषद है वहां बिना विधान परिषद के सिग्नेचर के, भले साइन करना ही है, लेकिन बिना उसके विधान परिषद से पारित हुए क्या कानून ऐसे बन पाएगा? भाई उसको शक्ति नहीं है, लेकिन बिना शक्ति का भी तो उसको साइन करना है। तो कोई कानून के लिए, विधायिका के लिए वहां राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होता है, तो विधान मंडल को भेजा जाता है। अरे समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में संबंधित विधान मंडल को सूचित करने या संदर्भ करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये क्या है आपका? लद्दाख यूटी है, उसको 2 भाग में मान लीजिए बांटना है। अच्छा वहां विधानमंडल तो है भी नहीं। मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में विधानमंडल चल रहा है। अब भाई जम्मू कश्मीर को, जम्मू और ये इसमें अभी चल नहीं रहा है, वैसे विधानमंडल गठन नहीं हुआ है, लेकिन विधानमंडल वाला यूटी बनाया गया है ना? तो मान लो चुनाव होता है और यूटी ही रहता है, जैसे दिल्ली की तरह या पुदुचेरी की तरह, और वहां पे मुख्यमंत्री होगा। तो अब बताओ कि वहां पे विधानमंडल को भेजना जरूरी है? यूटी रहेगा तो जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग यूटी बनाने के लिए नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली को विभाजित करना है, क्या यहाँ भेजना जरूरी है? पुदुचेरी को विभाजित करना है, वहां भेजना जरूरी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ कहाँ, क्यों? क्यों? हाँ क्यों बताओ, क्यों 380?
368 में विशेष बहुमत चाहिए, 368 में आधे से अधिक राज्यों की अनुमति चाहिए, वो अनुमति बाध्यकारी है। यहाँ आधा से अधिक जिस राज्य से कंसर्न है उसी के विधायिका को दे, और वो बोलेगा नहीं हम नहीं मानते, मत बांटो हमको। आंध्र प्रदेश विधानसभा क्या बोली, मत बांटो हमको, रुको हाँ बांट देते हैं। तेलंगाना अलग, वो अलग। 368 नहीं है, याद रखना। ये आर्टिकल 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अनुच्छेद में कहा गया है, संविधान में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून 368 के तहत संशोधन के रूप में नहीं माने जाएंगे। साधारण बहुमत, ठीक है। तो अभी तक ये बताओ, अच्छा उच्चतम न्यायालय का बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके पास क्यूआरआई में लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सामने लिखिए, अगर बेरुवारीवाद में आया कि अगर एक राज्य को जो भारत किसी अपने राज्य क्षेत्र को दूसरे राज्य को दे रहा है तो संविधान संशोधन करने की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन मान लो चीन के साथ सीमा विवाद है और वहां पे सीमा विवाद निपटाना चाह रहा है तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्यकारी आदेश से काम हो जाएगा, है ना, कार्यपालिका की कार्रवाई से काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, बहुत लोग नहीं जानते हैं। अच्छा क्यों ऐसा, क्यों, देखो जो भारत अपना राज्य क्षेत्र, उस राज्य क्षेत्र के मामले में कोई विवाद नहीं है। वो जो जिला है मान लो, वो जिला भारत का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको दे रहे हो संविधान संशोधन। लेकिन उस सीमा का विवाद है कि मेरा सीमा एक कदम आगे है या पीछे है, इस संदर्भ में तो कार्यकारी, अगर उसमें संविधान संशोधन लगाओगे तो कभी सीमा विवाद समाधान नहीं हो पाएगा। राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में आपको पता होगा 1948 में कौन, जेवीके, नहीं उससे पहले कौन सा, धर आयोग है ना, इसने बोला भाषाई आधार पे मत करो, डर लगता है विभाजन हो जाएगा देश का। इसको जांचने के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया की अध्यक्षता में बना, बोले हाँ ठीक कह रहे हो, नहीं करो। फिर यहाँ पे तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन हो गया, रामुलु का मतलब भूख कांग्रेसी नेता थे, उन्हीं का देहांत हो गया, तो आंध्र प्रदेश अलग बना दिया गया मद्रास राज्य से। तो उसके बाद और राज्य में डिमांड हुआ, तो कौन है, फजल अली की अध्यक्षता में क्या बना, पहला राज्य पुनर्गठन आयोग। वो बोले कि यार भाषा के आधार पर क्या दिक्कत है, क्यों डर रहे हो तुम, बनाओ भाषा के आधार पर। लेकिन एक भाषा एक राज्य का कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब तेलुगु भाषा तो एक आंध्र प्रदेश, तमिल भाषा एक तमिलनाडु, लेकिन अब वो एक्सेप्ट करते तो आंध्र प्रदेश का विभाजन होता नहीं। अब तो दो तेलुगु भाषी राज्य, तेलुगु मूवी दो जगह चल रहा है आजकल, अब तो खैर इंडिया भर चल रहा है तेलुगु भाषा में, दो राज्य हो गए। अगर एक भाषा एक राज्य का कॉन्सेप्ट होता तो पूरा राजस्थान से लेके बिहार तक एक ही राज्य होता क्या, पूरे नॉर्थ इंडिया को बिहारी बिहारी फिर बोला जाता। बांग्लादेश की तरफ जो अब बंटवारा हुआ और जितने भी नॉर्थ इंडियंस, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही क्यों ना हो, बांग्लादेश की तरफ गए विभाजन के समय, सबको बिहारी बोला जाता है। उड़िया को भी, बिहारी को भी, झारखंडी को भी, उत्तर प्रदेश सबको बिहारी मुस्लिम बोला जाता है, ठीक है। होमवर्क लिखिए, आपको यहीं पे साइड में खूब जगह है, इसमें कुछ अलग से अगर पेज ऐड करना है कर दो, लेकिन यहाँ पे जो मार्जिन है इसमें तुम लिख सकते हो, मैं देखता हूँ कहाँ लिख सकते हो, खूब जगह है, यहाँ भी जगह है ना। तो यह पेज ऐड कर देना, एक पेज में होगा कि राज्यों का जो गठन किस साल किस राज्य का गठन हुआ है उसका लिस्ट तैयार करना है। ऐसा क्या मतलब है, हाँ बताइए, इसका लिस्ट तैयार करना, इसका क्या मतलब है। पहले तो ऐसे लिखोगे भाई, पहला राज्य जो आपको बना, अब देखिएगा आंध्र प्रदेश का पहला नाम आता है ना, तो फर्स्ट लिखा, यहाँ पे वर्ष लिखा राज्यों के गठन, और यहाँ पे क्या लिखा, राज्य लिखा। पहला आंध्र प्रदेश हुआ, अच्छा शायद नागालैंड, मैं भी दिमाग से निकल रहा है, नागालैंड उसके पहले या बाद में है,
ठीक है, नागालैंड है, आंध्र प्रदेश है, ऐसे करके आप लिखोगे। 75 में आपको सिक्किम हो जाएगा, है ना। उसके बाद हरियाणा होगा, पंजाब से अलग हुआ, हिमाचल होगा। इसी प्रकार से आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको लास्ट में कौन बनेगा, लास्ट में कौन राज्य बना है, जम्मू कश्मीर राज्य बना है, तेलंगाना बना, तो लास्ट आपका तेलंगाना आएगा 2000 कितना 13 में 14 में। चलिए, तो आपको ऐसे, क्योंकि प्रीलिम्स में एक सवाल बहुत बार क्रोनोलॉजी पूछ देता है, तो एक लिस्ट बना होता है, तब आपको ज्यादा ध्यान होता है, नहीं तो ऐसे जगह जगह आप पढ़ोगे। दूसरा होमवर्क लिखिए, क्योंकि क्यूआरएम में है नहीं वो चीज। दूसरा होमवर्क है संविधान के सभी अनुसूचियों का लिस्ट बनाना। देखो, है तुम्हारे पास संविधान, है तुम्हारे पास, लेकिन एक जगह हाथ से लिखना है उसका लिस्ट, और साथ में वो अनुसूची किस लिए है, उसके अंदर क्या है। डिटेलिंग नहीं करना है, वो कर भी नहीं सकते हो कि पहला अनुसूची में क्या है, दूसरे अनुसूची में क्या है। आपको लगेगा कि आसान है, लेकिन हमेशा कंफ्यूजन होगा कि भैया अनुसूची 2 में शपथ प्रतिज्ञान है या अनुसूची 3 में। और अनुसूची 2 और 3 के बीच कंपैरिजन बहुत बार पूछ देगा कि भाई अनुसूची 3 में किसका शपथ नहीं है। तो डिटेलिंग अगर आपको करना है तो लिखिए अनुसूची 2, 3, अनुसूची 2, 3, अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। लिखिए किस किस राज्य का कितना सीटों का आवंटन है, आपके पास एक पेज में होना चाहिए, है ना। और ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर आज तक है, ठीक है। उसके बाद अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 5 में कौन कौन से राज्य आते हैं, 10 राज्य हैं, नाम पता होना चाहिए। अनुसूची 6 में क्या है, 4 राज्य हैं, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। अनुसूची 7 में क्या है भाई, अब उसमें लिस्ट तो लिखोगे नहीं कौन से विषय कहाँ है, बस संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अवशिष्ट सूची भी है क्या, नहीं। और उसके बाद अनुसूची 8 में क्या है, भाषा, 22 भाषा आपको लिखा होना चाहिए। ये बताइए इंग्लिश है उसमें, हाँ पक्का, उर्दू है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, वेरी गुड, वेरी। और अनुसूची 10 का आपको लिस्ट तैयार करना है, कौन भाषा कौन साल ऐड हुआ, वो फ्लो चार्ट। ऐसे देखो, जब तक तुम वर्टिकल फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे, ईयर यहां पे वर्ष और यहां भाषा, कौन ऐसे नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे। तो मूल रूप से अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी, मूल रूप से मूल संविधान में 14 भाषाएं। उसके बाद कब कब कौन जोड़ा गया, ईयर होना चाहिए, भाषा का नाम होना चाहिए, ठीक है। अनुसूची 9 में क्या है, तो अनुसूची 9 में लिख दोगे उसमें कौन कौन से कानून है, मतलब नहीं है। अनुसूची 10 दल बदल लिख दोगे बस। अनुसूची 11, 12 नाम लिख दोगे, उसमें विषय का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं। समझ में आया, कुछ रिवीजन में करा पाया, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पक्का। बड़ा तेज हम बढ़े हैं। अच्छा, हम जाते जाते ये हम भूल जाएंगे, ये सवाल कराया क्या मैंने उद्देशिका का, देख ही लो, क्यों छोड़ दें। भारत का संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उनके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं। इसका फिर से आंसर है, ठीक है, हम इसी को लाते हैं। एक और ऐसा ही मीम है लेकिन पॉलिटिकल है, नहीं लाते हैं। क्या आंसर होगा, कितने लोग सी बोल रहे हैं, अरे हाँ, शर्माना नहीं है, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। और ये डी, डी, अच्छा। और ए बी में कोई और, ए बी आपका कौन सा, अरे वाह। संविधान का भाग है किंतु इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं। पहले तो देखो, हमेशा एलिमिनेशन पहले करो, ये तो भैया गलत है। संविधान का भाग है, भाग है, भाग है,
इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं रखते, ऐसा नहीं है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका यूज करके व्याख्या करती है, ठीक है। तो वैसे इतना आसान नहीं है ये, जब आपको नॉलेज हो जाएगा, जब आपने पढ़ा है तभी, नहीं तो लोग इसको मार देते हैं। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखता है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। अब मुझे बताओ, इसका अन्य भाग एक फंडामेंटल राइट भी है। फंडामेंटल राइट्स न्यायालय में प्रवर्तनीय है। न्यायालय में प्रवर्तनीय मतलब न्यायालय में लागू की जा सकती है। तुम्हारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है या कुछ काम हो रहा है वहां पे सरकार कर रही है, तुम देख रहे हो तुम्हारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, तुम संविधान ले आके भाग 3 खोल के दिखाओ, देखिए मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, इसको लागू कीजिए। लागू करा सकते हो फंडामेंटल राइट को? बोलिए, क्या प्रस्तावना दिखा के प्रस्तावना को लागू करा सकते हो? नहीं। तो बड़ा आसान नहीं है ये, ठीक है ना। आंसर होगा अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधि इसका अपना नहीं है, लेकिन अन्य भागों के साथ यूज करते हुए इसका यूज होता, मतलब अन्य भागों के साथ मिला के इसका यूज करती है, न्यायपालिका भी करती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने बोला कि भाई ये पनीर पसंदा है, ठीक है। इसी के साथ क्लास खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।